नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। सीएम धामी समेत कई नेता बैठक में शिरकत करेंगे। मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी बैठक। उत्तराखंड लोकसभा के सभी सांसद बैठक में मौजूद रहेंगे। कल दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी नेताओं की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे और आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार यानी कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है उत्तराखंड के लिहाज से। कल उत्तराखंड लोकसभा के सभी सांसद बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेताओं की ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता बैठक में शिरकत करेंगे। एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मंत्री अजय टम्टा के आवास पर यह बैठक होगी। बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होनी है। बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली रात्रि 8 बजे हमारे उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा 3 राज्य, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने अजय टम्टा जी के आवास पर होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी उस बैठक में रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सहप्रभारी रेखा जी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। हमारे दोनों बाई इलेक्शन में सभी सांसदों के कार्यक्रम निश्चित करेंगे। तो उधर मंगलौर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक जा रही है, राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार को तेज कर रही हैं। वहीं मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। हरीश रावत हमेशा कुछ अलग ही अंदाज में चुनावी मैदान में नजर आते हैं। वहीं आज उन्होंने मंगलौर में जनसंपर्क के दौरान स्कूटी पर सवार होकर बाजार में लोगों से जुड़े, कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की, लोगों से बातचीत की। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि हार का जीत में बदलने वाली कांग्रेस पार्टी है। उत्तराखंड के लोग अब समझ गए हैं कि हम परिवर्तन से पीछे नहीं रह सकते हैं, परिवर्तन से पीछे रह गए हैं। अब विकास होना बेहद ही जरूरी है, इसीलिए परिवर्तन भी जरूरी है। तो वहीं पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है, जो वो धर्म है, जाति की राजनीति करते हैं, उन्हें जनता नकारेगी। मंगलौर के महान जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भरपूर समर्थन दिया है। बड़ी जीत हमें मिली है और मुझे विश्वास है कि उसकी पुनरावृत्ति होगी। हम नीतियों पर, सिद्धांतों पर चुनाव लड़ रहे हैं। विकास का हमारा मुद्दा है। लोकतंत्र में का जो असली चेहरा है उसको कमज़ोर करने की लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। और प्रदेश के जो हालात हैं, देश के हालात हैं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत उत्साहपूर्ण माहौल है और ऐसा माहौल है, ये माहौल मेरी ऊपर वाले से इल्तिजा है, भगवान से प्रार्थना है कि ये माहौल चुनाव तक बना रहे। बहुत शानदार जीत होगी कांग्रेस की, बहुत शानदार। को जीत में बदलना यही तो कांग्रेस है, यही तो हमारा हुनर है। फिर देश ने ये परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो उत्तराखंड के लोग अब समझ रहे हैं कि इस समय परिवर्तन की बयार थी, हम पीछे रह गए। तो वो सब लोग इस समय इस विधानसभा के 2 उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दे करके अपनी उस कसक को, जो परिवर्तन की कसक है, उसको पूरा करना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो चली है। चुनाव पर्यवेक्षक के अधिकारियों की बैठक ली है और आपको बता दें कि स्वीप गतिविधियों के बारे में जानकारी ली है। नोडल अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना
हम सबका दायित्व है, ये कहा गया है। स्वीप गतिविधियों के बारे में भी जानकारी हासिल की गई है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के चुनाव पर्यवेक्षक अनीता रामचंद्रन और व्यापक प्रेस मनदीप पवार ने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के विस्तृत जानकारी ली है। साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता की निगरानी, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, स्वीप गतिविधियों की भी जानकारी ली है। तो वहीं पर बेहतर समन्वय, समयबद्धता के साथ निर्वाचन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराना हम सबका दायित्व है। बता दें कि बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता और मतदान केंद्र की संख्या, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए विस्तृत जानकारी दी है। आपको पता है कि हमारे यहाँ उप निर्वाचन बद्रीनाथ विधानसभा सीट का चल रहा है, तो उसी क्रम में क्योंकि 10 तारीख को हमारी वोटिंग होनी है, तो उसी क्रम में हमें जो हमारा पोलिंग स्टाफ है, जैसे पीठासीन अधिकारी हैं, PO1 है, तो उनका हमें प्रशिक्षण कराना होता है। तो उसी क्रम में आज हमने यहाँ जो जिम हॉल है हमारा कॉलेज का, वहाँ पर हमने प्रशिक्षण कराया, सभी लोगों का पूरा डिटेल में प्रशिक्षण कराया। इसके उपरांत उनको हम EVM हैंड्स ऑन भी कराई जाएंगी। जो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के लिए मशीनें हमने प्रॉपर्ली निकाली थी, तो उनको हैंड्स ऑन भी कराएंगे, कैसे उनको वोट कराना है, कैसे उनको क्या क्या सावधानी का बरतना है और क्या क्या उनको सीलिंग के प्रोसेस कैसा है, वो सारा हम हैंड्स ऑन कराएंगे, ताकि जो हमारा निर्वाचन वो प्रॉपर त्रुटि रहित, कोई भी उसमें इशू ना हो और अच्छे से हमारे जो कार्मिक हैं वो ट्रेंड रहे। तो ये आज हमारे द्वारा करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनुज, सबसे पहले तो कल की बैठक को लेकर के अपडेट लेना चाहूंगी। कल की बैठक दिल्ली में होने वाली है, कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे और किस किस मुद्दे पर चर्चा होगी? बिल्कुल, दिल्ली में बीजेपी की बैठक होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पे ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, साथ ही साथ प्रदेश संगठन के राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं BL संतोष, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के उत्तराखंड के जो सांसद वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसमें चूंकि चर्चा इस बात को लेकर के होनी है, क्योंकि 2 विधानसभा के उपचुनाव है, 2 सीटों पे मंगलौर और बद्रीनाथ, इन सीटों को किस प्रकार से बीजेपी के पाले में लाया जा सके, इसको लेकर के पहली चर्चा होगी। दूसरी चर्चा चूंकि पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव दोनों चुनाव कराने हैं, चूंकि सरकार ने सबसे पहले ये चीज बोली थी कि लोकसभा चुनाव से पहले हम ये चुनाव कराएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव होने थे। अभी फिलहाल डेट आगे चल गई है, अक्टूबर या नवंबर में ये चुनाव होने हैं। दोनों चुनाव, पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव, इन दोनों को किस प्रकार से बीजेपी के खाते में ला सके, इस पे कितनी प्रक्रिया बन सके, ये तमाम बातों को लेकर के वहां पे चर्चा की जाएगी, जिसमें लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री, ये सभी लोग संगठन के जो कोर कमेटी के जो लोग हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। और आगामी आने वाले चुनाव को लेकर के कैसे रणनीति बन सके, उत्तराखंड की सीटें कैसे हम जीत सके, कांग्रेस को हम कैसे हरा सके, या बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उनको सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ सके, इन तमाम विषयों को लेकर के आगामी उस जो बैठक होनी है उसमें चर्चा की जाएगी। जी चलिए, ठीक है। और जो आज विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बैठक हुई है, क्या कुछ तैयारियां हैं और आज की बैठक को लेकर अपडेट क्या? बिल्कुल, विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आज की जो बैठक हुई है उसमें साफ तौर पे बीजेपी और कांग्रेस अपनी अलग अलग चीजें कर रही, क्योंकि कांग्रेस इस बात को बोल रही है, हरदा का जो बयान इस समय सामने आ रहा है कि उत्तराखंड के जो लोग थे उन्होंने जो है एक तरीके से जब अभी उत्तराखंड के लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने 5 सीटें बीजेपी के खाते में दी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब परिवर्तन की बयार बह रही है तो वो इसका जो पूरा परिणाम है, जो इसका खाता है, उन 2 जो लोकसभा जो ये विधानसभा की जो सीटें हैं उन सीटों पे जनता अपना परिणाम देगी और दोनों सीटें कांग्रेस के पाले में जाएंगी। वहीं अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी, महेंद्र भट्ट जो इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बैकग्राउंड भी इस बात को लेकर, क्योंकि पहले वो बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक थे, तो उनका इस बात को लेकर के कहना है कि चाहे बद्रीनाथ हो चाहे मंगलौर हो, इस बार जनता चूंकि बीजेपी के साथ है और बीजेपी के पाले में दोनों सीटें आएंगी, तो दोनों जगह अपने अपने आश्वस्त दिख रहे हैं। एक चीज और देखने को मिल रही, क्योंकि कल न्यूज इंडिया ने खबर भी चलाई थी कि समाजवादी पार्टी ने, चूंकि इंडिया गठबंधन था, समाजवादी पार्टी ने अब कांग्रेस को समर्थन दे दिया। कांग्रेस की जो दोनों
कैंडिडेट जो उतरे हैं, चाहे वो मंगलौर सीट की अगर बात करें या बद्रीनाथ सीट की अगर बात करें। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन है और बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला है। इन दोनों कैंडिडेटों को अपना समर्थन दे रही है और उनके चुनाव प्रचार में भी जा रही है। हरदा भी उनके चुनाव प्रचार में जा रही है। मतलब कांग्रेस का मान के चले कि जो गलती कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में करी है वो अब इन विधानसभा चुनाव में नहीं कर रही है, चाहे वो हरदा प्रमुख हो, बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश प्रभारी हो। इन तीनों लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट से लगा करके और बीजेपी का जो कोर कमेटी की बैठक है उस बैठक में इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है कि ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में कैसे आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, जिसमें सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को लेकर के प्रस्ताव पास किया गया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कथोरी ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आभार तो व्यक्त यहाँ पर कर दिया गया है, साथ ही साथ इस बात का जिक्र भी किया गया है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके, कैसे राजनीति क्षेत्र में उनकी अग्रणी भूमिका रखी जाए, इसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी या फिर यूं कहा जाए कि धामी सरकार ने सहकारी समितियों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण भी तय कर दिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने महिला शक्ति के सशक्तिकरण का लगातार काम करती आई है। केंद्र की सरकार ने भी नारी शक्ति बंधन का अधिनियम देश में पास किया है, संसद में, राज्य विधानसभाओं में और संसद में भी, लोकसभा में भी 1/3 बहुमत के आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की है। और इससे पूर्ववर्ती जो हमारी राज्य की सरकार थी, आदरणीय भुवन चंद्र खंडूर जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार उत्तराखंड में की थी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में 2 अधिकारी सरकार चला रहे हैं। वही करण महारा ने बीजेपी के शासन करने की नीति पर भी प्रहार करते हुए कहा, शासन चलाना तो कांग्रेस को ही आता है। बीजेपी ने 100 से अधिक सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और मंत्रिमंडल में भी आधे से अधिक मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि से ही है। इसलिए चुनाव के समय कांग्रेस से नेताओं को तोड़ करके बीजेपी अपने खेमे में ले जाती है। मैं तो बीजेपी की हालत खराब है। मैंने कहा ना, 100 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, मंत्रिमंडल में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन उसके अलावा भी शासन करना तो कांग्रेस को ही आता है। इसलिए मंत्रियों के लिए कांग्रेस से लोगों को ले जाया जाता है। बीजेपी की हालत खराब है। और इस समय भी देख लीजिए, अगर आप उत्तराखंड की बात करें, 2 अधिकारी चला रहे हैं, पूरा तंत्र जो है 2 अधिकारियों के ऊपर है। राजधानी देहरादून में एनजीटी के आदेश के बाद मलिन बस्तियों में अतिक्रमण पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। शहर के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर सैकड़ों नए भवन बनाए गए हैं। साल 2016 के बाद किए गए निर्माण अवैध करार कर दिए गए हैं। इस पर नगर निगम, एमडीए प्रशासन और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई राजपुर क्षेत्र के कांच बंगला क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर के विरोध भी किया है। साथ ही साथ सरकार ने 2016 के बाद का आधार लिया है, वो ठीक नहीं है। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक, कई जगहों पर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। देहरादून समेत इन जिलों में बरसेंगे बादल, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश होगी। कई जगहों पर बारिश शुरू भी हो चुकी है। आईएमडी का देहरादून समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश होने वाली है। देहरादून में भी रविवार से प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। देहरादून, मसूरी, गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़, हल्द्वानी समेत पहाड़ों और मैदान के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो चुकी है। आईएमडी की तरफ से 27 जून तक प्रदेश भर में बारिश को लेकर के पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। 30 जून तक उत्तराखंड के तमाम जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश की जनता ने से सतर्क रहने के लिए कहा है। अल्मोड़ा के भेसिया छाना में 21 मिलीमीटर,
मुक्तेश्वर में 15 मिलीमीटर, हल्द्वानी में 8, देहरादून में 5.5 बारिश दर्ज की गई है। एसडीआरएफ के द्वारा पूरे वर्ष गांव में या स्कूल में लगातार प्रशिक्षण दिया जाता रहता है और उनसे हम समय समय पर मदद भी लेते रहते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो घटना स्थल के आसपास के लोग हैं, अगर वो तुरंत मदद करते हैं तो जिससे कि जान माल की रक्षा ज़्यादा होती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनुज, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश को लेकर के फिलहाल पहाड़ों का तापमान क्या? बिल्कुल, कई आईएमए की जिस तरीके से रिपोर्ट है एमडी की, मौसम विभाग ने और ये अलर्ट जारी किया है क्योंकि 3 से 4 दिन लगातार उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। और अगर बात करें मौसम की, तो चूंकि सुबह हल्की सी धूप जरूर निकली थी, लेकिन फिलहाल अब इस समय बादल छाए हुए हैं। राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो या उधम सिंह नगर हो, जो प्लेन के एरिया, अगर पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में हल्की हल्की जो बारिश है वो लगातार जारी है। पहाड़ में चाहे वो उत्तरकाशी की अगर बात करें, केदारनाथ की अगर बात करें, बद्रीनाथ की अगर बात करें, गोपेश्वर की अगर बात करें, तो जो पहाड़ के जो जिले हैं वहां पे हल्की हल्की बारिश जारी है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उससे ये साफ तौर पे जाहिर है कि तेज बारिश होने के आसार जरूर दिख रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम हो, आपदा प्रबंधन की टीम हो, लोक निर्माण विभाग की टीम हो, ये तीनों टीमें जो है अलर्ट मोड पे हैं कि अगर किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका होती है या कहीं किसी सड़क पे लैंडस्लाइड होता है तो तत्काल रूप से वहां टीम पहुंचे और टीम पहुंच करके वहां पे राहत बचाव कार्य भी जारी किया जाए। साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि आपदा प्रबंधन के सचिवालय में भी एक बड़ी सी वॉल, चूंकि हर जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनको अलर्ट किया गया, खास तौर से जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है या जो पहाड़ के जो जिले हैं उन जिले के जिला अधिकारियों को भी अलर्ट पे रखा गया कि किसी प्रकार की अगर जान माल की या बादल फटने की कोई घटना सामने आती है तो तत्काल रूप से आप राहत सामग्री हो या लोगों को सबसे पहले जो आपकी टीम है, आपदा प्रबंधन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, इनको तत्काल रूप से वहां पे पहुंचाया जा सके, वहां पे भेजा जा सके और लोगों को तत्काल रूप से सुविधा मुहैया की जाए। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि मौसम सुहावना हो गया है, भीषण गर्मी से जो लोग परेशान थे उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। क्योंकि बादल होने से धूप नहीं है और धूप ना होने के कारण हल्की सी ठंडी हवा जरूर चल रही है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। और जो टूरिस्ट आ रहे हैं, चाहे वो मसूरी आ रहे हो, नैनीताल आ रहे हो या चारधाम यात्रा के जो टूरिस्ट हैं, उनको बेहद राहत मिली हुई है। ठीक है अनुज, देखिए आपने चारधाम यात्रा का जिक्र यहाँ पर किया। चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं को काफी राहत तो भीषण गर्मी से मिली है, लेकिन यात्रा के दौरान बारिश हो रही है, ऐसे में पहाड़ों पर चढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो उन यात्रियों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई खास व्यवस्थाएं की गई है क्या? बिल्कुल, चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा रूट पे चाहे वो बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, जहां जहां पे लैंडस्लाइड की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं वहां पे प्रशासन ने अलर्ट कर रखा है। वहां की जो टीमें हैं, उन जिस जिले के, रुद्रप्रयाग जिले की अगर बात करें या चमोली जिले की अगर बात करें, तो वहां की जो एसडीआरएफ की टीम है या प्रशासन की टीम है उन्होंने, या आपदा प्रबंधन की टीम है, उन्होंने अलर्ट पे रखा गया है। और साथ ही साथ टूरिस्टों को भी ये बताया जा रहा है, जगह जगह सीसीटीवी वॉल से या जगह जगह पुलिस कांस्टेबल जो तैनात है उनके द्वारा भी ये चीज बताई जा रही है कि कहीं कोई इस तरीके का हादसा होता है, लैंडस्लाइड होती है, तो थोड़ा सा आप रुक करके चलें और आराम से चलें। इसके अलावा जो केदारनाथ रूट पे जो बारिश हो रही है उसको लेकर के चाहे वो बरसाती का प्रयोग करें या थोड़ा सा ठंड से बचने का प्रयोग करें। जो यात्रा मार्ग पे जा रहे हैं वो अपने साथ दवाइयां लेके चले, या जो नीचे से जा रहे हैं हर जगह जगह पे उनका स्वास्थ्य चेकअप भी किया जा रहा है कि किसी को किसी प्रकार की कोई डिजीज, चूंकि बारिश में भीगने के बाद किसी को हाई फीवर या अटैक की जो संभावना है वो संभावनाएं ना रहे, इसके कारण जगह जगह पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहां पे कैंप भी लगाए गए हैं। तो ये सुविधा प्रशासन की तरफ से दी गई है और प्रशासन ने इस बात को लेकर के भी बोला है कि अगर यात्रा रूट पे किसी को लैंडस्लाइड या कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो तत्काल रूप से इस हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया गया, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं और जो टीम है वो टीम आपको उसी जगह पे पहुंचेगी और आपको सुविधा मुहैया कराएगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है अनुज की प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां पहले ही कर ली गई है। लेकिन बात अगर आईएमडी की जाए, आईएमडी लगातार अलर्ट जारी कर रही है। फिलहाल भी कई जिलों को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये ऑरेंज अलर्ट कितने दिन के लिए जारी किया गया है और फिलहाल उत्तराखंड में कहां पर बारिश हो रही है? बिल्कुल, अगर बात करें, चूंकि
एमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है 25, 26, 27, ये 3 डेटों का जो है ऑरेंज अलर्ट जारी है आईएमडी की तरफ से। लेकिन फिलहाल बारिश की अगर बात करें, हालांकि राजधानी देहरादून में बादल जरूर है लेकिन बारिश नहीं हुई। कल देर रात हल्की सी बारिश जरूर, फुहार जरूर हुई थी, लेकिन फिलहाल आज बारिश की स्थिति नहीं है। चूंकि उमस भी है, बारिश कल हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद उमस की गर्मी जरूर पड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पे हल्की से, अगर चक्राता में आप जाते हैं तो वहां पे हल्की सी बारिश आपको देखने को मिलती है। अगर आप उत्तर काशी जाते हैं तो वहां पे आपको बारिश देखने को मिलती है। 3 से 4 जो जनपद हैं वहां पे आप अलर्ट जारी किया गया, चाहे वो चमोली हो, उत्तर काशी हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, ये जो 4 जिले हैं इन पे अलर्ट जारी किया गया। अल्मोड़ा खास तौर से मिलाकर के कहा जा सकता है कि पहाड़ों के कुछ जनपदों में अभी हल्की बारिश हो रही है और कुछ जगह पर बारिश होकर के थम चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, हाईकोर्ट के बाद हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की याचिका खारिज की है। सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का बोनस असंवैधानिक करार किया गया है। 23,000 नियुक्तियों पर लटकी तलवार, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहले हाईकोर्ट से झटका और अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका हरियाणा सरकार को लगा है। हाईकोर्ट के बाद हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की याचिकाएं खारिज की है। सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का बोनस असंवैधानिक करार कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि 23,000 नियुक्तियों पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है। मामले को लेकर के हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पहले पूरे मसले को लेकर के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, हाईकोर्ट से झटका लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार पहुंचती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।